हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्टर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। आज हमारा टॉपिक है यहाँ पर विजुअल बेसिक डॉट नेट, जो कि आपका 5th सेमेस्टर BCA का एक इम्पोर्टेंट पेपर है। ये एक ऐसा पेपर है जिसका यूज PEDCA में, BCA में, MSc में, MCA में किया जाता है। तो विजुअल बेसिक डॉट नेट, जैसा कि कुछ लोग जानते होंगे, कुछ स्टूडेंट जानते होंगे कि विजुअल बेसिक होता क्या है। तो विजुअल मतलब एक प्रकार का ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर हम कई प्रकार की इंफॉर्मेशंस को आइकन के रूप में, मेन्यू के रूप में रिप्रेजेंट करती हैं। उस एनवायरनमेंट को हम विजुअल कहते हैं। और बेसिक आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो विजुअल बेसिक एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, जिसके माध्यम से कोई भी डेवलपर अपने प्रोग्राम को, अपने प्रोजेक्ट को आसानी से डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पर विजुअल बेसिक का एक एडवांस वर्जन है जिसे हम डॉट नेट के नाम से जानते हैं। इसे हम विजुअल बेसिक 7.0 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट के बारे में। तो जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि विजुअल बेसिक डॉट नेट होता क्या है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज अ प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होती हैं। तो आप लोग पहले से जानते हैं प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी ऐसे निर्देशों का समूह जो किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखी जाती हैं। तो उन निर्देशों को हम प्रोग्राम कहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग यानी एक प्रकार की लैंग्वेज जिसके माध्यम से हम प्रोग्राम लिखते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी लैंग्वेज का यूज करके लिखे हुए प्रोग्राम को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो VB.NET भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे, प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं, प्रोग्राम का यूज कैसे किया जाता है और किस प्रकार से हम एक वेल डिफाइंड विंडो सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, वेबसाइट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर बाय टू यू मीन बाई .NET फ्रेमवर्क, फीचर्स ऑफ .NET फ्रेमवर्क, तो ऐसे कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं .NET फ्रेमवर्क के बारे में। .NET फ्रेमवर्क होता क्या है, चलिए। तो जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि .NET इज अ माइक्रोसॉफ्ट ग्रेटेस्ट इन्वेंशन सिंस द डेवलपमेंट ऑफ MS-DOS बैक इन 1982। यानी .NET क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा बड़ा इन्वेंशन है जिसके माध्यम से हम डेवलपरों और क्लाइंट के लिए कई प्रकार के फीचर्स उपलब्ध कराती हैं। डेवलपर वो होती हैं जो विभिन्न प्रकार के टूल्सों का यूज करती हैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए, एप्लीकेशन को बनाने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए, और उसे इंटरनेट पर किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इंटरनेट का कैसे उपयोग में लाया जाए, ये डिसाइड करती हैं। तो .NET आपकी एक CLR को फॉलो करता है, यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये एक ऐसा इंजन होता है, इसके अंदर एग्जीक्यूटिव इंजन बोलती हैं, जो .NET में लिखे हुए प्रोग्राम्स को कंपाइल करता है और उन्हें एग्जीक्यूट और रन करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे .NET के बारे में। अभी बात करते हैं यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग का। तो मैंने आपको बताया ना कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए जाती हैं उन्हें हम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ये सभी इंस्ट्रक्शन एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखे होने चाहिए, जिससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को यह पता रहे कि हमें अब इसके बाद क्या काम करना है। अब आती है बात यहाँ पर .NET फ्रेमवर्क के बारे में। तो .NET फ्रेमवर्क, .NET यानी एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजों का यूज करके हम अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। यानी अलग अलग लैंग्वेज जैसे C लैंग्वेज, C++, फॉक्सट्रो, विजुअल बेसिक, C#, J#, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। तो कई जो डेवलपर होती हैं वो अलग अलग लैंग्वेजों का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा इंटरऑपरेबिलिटी इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसमें कोई भी डेवलपर, चाहे वो किसी भी प्रकार की लैंग्वेज को जानता हो,
वो इस प्लेटफॉर्म पर कार्य कर सकता है। और वेरियस टाइप ऑफ लैंग्वेज के माध्यम से जो उसको लैंग्वेज पसंद है, जिस लैंग्वेज पर काम करता है, उस लैंग्वेज को भी इस प्लेटफॉर्म पर आसानी से रन कर सकता है और अपना प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है। तो .NET फ्रेमवर्क इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, यानी इसे किससे बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी यह किस पे लोड होता है, किस पे इंस्टॉल होता है? विंडो पर। विंडो किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। तो इट हैज अ लार्ज लाइब्रेरी ऑफ प्री कोडेड सॉल्यूशन दैट फुलफिल कॉमन प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। और इसके अंदर क्या है? क्लास लाइब्रेरी है, यानी कई प्रकार के प्रोग्राम्स पहले से इसके अंदर बिल्ट हैं, यानी उनको पहले से इसके अंदर बनाकर रखा हुआ है। तो आप डायरेक्टली किसी प्रोग्राम को इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इसलिए इसे हर तरीके से तैयार किया गया है जिससे हर प्रकार के प्रोग्राम की बनाने में आवश्यक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इट मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम रिटर्न स्पेशली फ्रॉम द फ्रेमवर्क, यानी इसमें एग्जीक्यूशन के को भी मैनेज किया जाता है कि प्रोग्राम को हम किस प्रकार से एग्जीक्यूट करेंगे फ्रेमवर्क में। तो उसके लिए इसके पास CLR प्रोग्राम होता है। द पर्पज ऑफ लॉन्चिंग .NET फ्रेमवर्क इज टू ऑफर अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू बी यूज्ड बाय मोस्ट न्यू एप्लीकेशन क्रिएटेड फॉर द विंडो। इसका उद्देश्य क्या बनाने का? कि विंडो के लिए हम कई प्रकार के एप्लीकेशन को आसानी से डेवलप कर सकें, तो उसके लिए हमें .NET फ्रेमवर्क की आवश्यकता होती है। तो .NET फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या होती हैं? जैसा कि मैं आपको बताया था, .NET फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पर हमारी क्लास लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर कई प्रकार के प्रोग्राम्स होती हैं, यूजर इंटरफेस होता है, डाटा एक्सेसिबिलिटी होती है, डाटाबेस कनेक्टिविटी होती है, क्रिप्टोग्राफी मतलब एक प्रकार की सिक्योरिटी जिसमें अपने डेटा को इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर करके रखती हैं। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, यानी हम वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं। न्यूमेरिक एल्गोरिथम होता है, नेटवर्क कम्युनिकेशन, इतने सारे फीचर्स, इतने सारे अलग अलग एरियाज को इस पूरे .NET फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। इसके अंदर जो क्लास की लाइब्रेरी है वो कई प्रोग्रामों के लिए सहायता करती है कि वह किसी प्रकार का एप्लीकेशन आसानी से डिजाइन कर सकती हैं और उसे कंप्लीट कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रोग्राम रिटन फॉर .NET फ्रेमवर्क एग्जीक्यूट ए सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट दैट मैनेज द प्रोग्राम रन टाइम रिक्वायरमेंट। तो इसमें रन टाइम रिक्वायरमेंट के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? CLR, यानी एक ऐसा फ्रेमवर्क .NET जो आपके प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करने के लिए CLR उपलब्ध कराता है। तो CLR प्रोवाइड अपीयरेंस ऑफ एन एप्लीकेशन वर्चुअल मशीन सो दैट प्रोग्रामर नीड नॉट कंसिडर द कैपेबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक CPU एंड दैट विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, यानी इसमें किसी पर्टिकुलर CPU की हमें क्षमता की जानने की आवश्यकता नहीं है। इसमें CLR के माध्यम से ही पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जाना .NET के बारे में। तो .NET के कई वर्जन आज मार्केट में अवेलेबल हैं, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, इस प्रकार कई वर्जन आज मार्केट में .NET अवेलेबल, जिन्हें हम आपके .NET 2003, 2005, 2008, 2010 आदि के नाम से जानते हैं। और इन सभी अलग अलग वर्जन को हम विंडो पर, सर्वर पर, विंडो XP पर, किसी पर भी इंस्टॉल करके चला सकती हैं। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उनके लिए हमें विंडो 8, विंडो 10 की आवश्यकता होती है। अब .NET में कुछ और ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ और इसके पार्ट्स हैं। जैसे पहला ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट उपलब्ध कराता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट आप पहले ही जानते हो, जो अपने C++ में पढ़ा था, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपके फंक्शंस हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो ऑब्जेक्ट में स्टोर रहते हैं और ऑब्जेक्ट उन्हें आसानी से यूज कर सकता है और उन्हें एग्जीक्यूट करता है। इसमें कोड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप आसानी से किसी भी सॉफ्टवेयर को बना सकती हो और उसे एग्जीक्यूट कर सकती हो। इसमें हम कोड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है गारंटी सेफ एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, यानी किसी प्रोग्राम को सेफली एग्जीक्यूट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसके बाद कंसिस्टेंसी होती है डेवलपर के लिए कि वो किसी प्रकार का एप्लीकेशन, चाहे वो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन आसानी से बना सकता है। इसके बाद इसमें .NET फ्रेमवर्क के अंदर कई प्रकार के प्रोग्रामों को इंटीग्रेट किया गया, यानी एकत्रित किया गया है।
जिससे हम किसी प्रोग्राम को आसानी से परफॉर्म कर सकें। जैसे इसमें दिया गया है कि फॉर डॉट नेट कंपोनेंट टू टॉक टू जावा कंपोनेंट, यानी इसमें डॉट नेट के कंपोनेंट जावा से कम्युनिकेट कर सकती हैं, सी शार्प से कम्युनिकेट कर सकती हैं, सी प्लस प्लस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी मल्टीपल लैंग्वेज का फ़ायदा यही है कि हम किसी भी कंपोनेंट को किसी और लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट करा के अपने प्रोग्राम को आसानी से डेवलप कर सकती हैं। अब डॉट नेट के यूजेज, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं? तो पहला इंटरऑपरेबिलिटी, यानी सभी लैंग्वेजेज एक साथ होती हैं और अंदर ही अंदर अपने कंपोनेंट को दूसरी लैंग्वेज के साथ आसानी से यूज करने की फैसिलिटी को हम इंटरऑपरेबिलिटी के नाम से जानते हैं। और इसमें जो नए वर्जन आते हैं तो वो पुराने वर्जनों के फीचर्स को भी अपने अंदर शामिल करके रखती हैं। बिकॉज इंटरेक्शन बिटवीन न्यू एंड ओल्डर एप्लीकेशन, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर पुराने वर्जन में बना दिया, अब उसको आपको अपडेट करना है लेकिन आपको नया वर्जन है, तो इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब यही है कि आपके पुराने वर्जन के फीचर्स भी नए वर्जन के माध्यम से ऑपरेट किए जा सकते हैं। आप उन्हें आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो पुराने वर्जन को, और उसको क्रिएट भी और एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर कॉमन रन टाइम इंजन, यानी CLR, तो जैसे हम CRE के नाम से भी जानते हैं और CLR भी बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सभी के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन द डॉट नेट फ्रेमवर्क कंपाइल इनटू अ इंटरमीडिएट लैंग्वेज नॉन एज अ कॉमन इंटरमीडिएट, यानी MSIL या CIL कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज बोल सकते हो, यहाँ पे कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी बोल सकते हो। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो, जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा, अब वो प्रोग्राम क्या होता है, सोर्स कोड होता है, यानी वो आपकी भाषा में होता है, लेकिन कंप्यूटर उसे कैसे समझेगा? तो CLR क्या करता है, पहले उस भाषा को, उस कोड को, उस पूरे प्रोग्राम को एक MSIL में बदल देता है, यानी एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में बदल देता है, जिससे उसे आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो CLR है वो CLI से मिलके बना होता है, यानी कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। और इसके अंदर कंपाइलर होता है, उसे हम JIT कंपाइलर के नाम से जानते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर के नाम से जाना जाता है, जो हमारे सोर्स कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर आती है यहाँ पर लैंग्वेज इंडिपेंडेंस। जैसे बताया था मैंने आपको कि डॉट नेट के अंदर 2500 से अधिक लैंग्वेज, 25 से अधिक लैंग्वेज और 2500 से अधिक क्लास लाइब्रेरी फाइल अवेलेबल है। यानी इसमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है कि आप किसी भी लैंग्वेज में इसमें प्रोग्राम डेवलप कर सकते हो। तो डॉट नेट के अंदर एक कॉमन टाइप सिस्टम होता है, CTS बोलते हैं इसे हम। एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपकी C++ लैंग्वेज यदि आपने सेलेक्ट की तो आपको C++ से रिलेटेड डेटा टाइप प्रोवाइड कर देगा। यदि आपने C# सेलेक्ट किया है तो आपको C# के डेटा टाइप प्रोवाइड कर देगा। यानी आप कहने का मतलब, आप कोई भी लैंग्वेज सपोर्ट करो, उसी से संबंधित आपको हर प्रकार की फैसिलिटी, डाटा टाइप अवेलेबल कराने के लिए हम CTS का यूज करते हैं। बेस क्लास लाइब्रेरी, यानी आपके डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर बहुत बड़ा लाइब्रेरी का फ्रेमवर्क होता है, जिसे हम FCL कहते हैं, यानी फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी कहते हैं। इसमें अलग अलग लाइब्रेरी होती हैं, अलग अलग फंक्शनों की अलग अलग लाइब्रेरी होती हैं, जो डॉट नेट फ्रेमवर्क में किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को बनाने में आपको सहायता करती हैं। और जो लाइब्रेरी जो होती है वो क्या प्रोवाइड करती हैं आपको? क्लासेस प्रोवाइड करती हैं। और इस सब क्लासेस है ना, वो एक दूसरे से क्या होती हैं? एनकैप्सुलेटेड होती हैं, यानी एक क्लास के अंदर फंक्शंस होती हैं, उनसे रिलेटेड डेटा टाइप होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं, तो वो एनकैप्सुलेट करके रखती हैं। एनकैप्सुलेट आपने पढ़ा था C++ में, यानी डेटा को हाइड करके रखना दूसरी क्लास से। और ये क्लासेस एक दूसरे से इनहेरिट हो सकती हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा को रीयूज करने के लिए। सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट, इसमें आप आसानी से किसी प्रोग्राम को डेवलप कर सकती हो। सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन हर तरीके से, आपके सॉफ्टवेयर की सोर्स कोड हर तरीके से सिक्योर रहता है। और पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी यदि आपने कोई प्रोग्राम एक जगह पर बनाया है तो उसे आप दूसरी जगह पर आसानी से यूज में ला सकती हो। इस फीचर्स को हम पोर्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं। और डॉट नेट हमारी एक प्रकार की इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग भी है, यानी इसके अंदर कई प्रकार के इवेंट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज में लाए जाते हैं, इसलिए इसे हम इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं।
इसके अंदर आते हैं कुछ पॉइंट, जैसे MSIL, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जो मैंने आपको बताया था ना, जिसे हम कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा लैंग्वेज होती है जो आपके मशीन और यूजर के दोनों के बीच में कार्य करता है, जिसकी सहायता से इस लैंग्वेज को हम जिट कंपाइलर के माध्यम से नेटिव कोड में बदलकर आसानी से कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको MSIL के बारे में मेटाडेटा होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो आपके .NET के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती है ना, तो उनके अंदर जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती हैं, उन सभी इन्फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन को हम मेटाडेटा के नाम से जानते हैं। और इसका यूज होता है जैसे आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उस एप्लीकेशन के लिए कौन कौन सी क्लासेस की आवश्यकता है, कौन कौन से इंटरफेस की आवश्यकता है, कौन कौन से डेटा टाइप की आवश्यकता है, कौन कौन से मेथड की आवश्यकता है, कौन कौन से असेंबली की आवश्यकता है। तो ये सभी चीज़ें उन डेवलपरों को उपलब्ध कराना कि आपको किस रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है, वह आपको यहाँ से अवेलेबल कराई जाएगी। तो इसे हम मेटाडेटा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की .NET फ्रेमवर्क के बारे में। अब यहाँ पर कुछ कंपेयर बताए गए हैं कि विजुअल बेसिक C6 और VB.NET का क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप इन्हें पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ओनली नॉलेज के लिए है कि इन दोनों में क्या अंतर। तो विजुअल बेसिक एक छोटे लेवल का प्रोग्राम है जैसा पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज की जाती है, जबकि विजुअल बेसिक .NET एक बड़ा फ्रेमवर्क है जिसमें हम मल्टीपल क्लासेस एंड मल्टीपल लैंग्वेजों को सपोर्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप जैसा फिगर देख रहे हो, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर सोर्स कोड यानी हमारा प्रोग्राम। अब वो प्रोग्राम क्या करेगा, कंपाइलर यानी जिट कंपाइलर के माध्यम से MSIL कोड में कन्वर्ट होगा, यानी CIL में कन्वर्ट होगा, कॉमन लैंग्वेज इंटरमीडिएट में। फिर यहाँ से जो कोड कन्वर्ट होकर किस में जाएगा, जिट कंपाइलर के पास, और वहाँ से उसे किस में बदल देंगे, नेटिव कोड यानी ऑब्जेक्ट कोड, जो हमारी एग्जीक्यूटेड फाइल होती है। तो इस प्रकार से किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। इसी प्रकार .NET और जावा में क्या अंतर है, तो वही सेम चीज़ें हैं .NET और जावा के अंदर भी। उसका पेज में दिया गया आपके यहाँ पर .NET और C# का यूज। तो हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो C# है। यदि आप .NET के साथ C# का यूज करते हो तो यहाँ पर VB.NET का नाम ASP.NET हो जाता है। तो VB.NET यूज कर रहे हो आप, तो वहाँ पर लैंग्वेज यूज की जाएगी विजुअल बेसिक। और यदि आप ASP.NEट यूज कर रहे हो, एक्टिव सर्वर पेज, तो वहाँ पर ActiveX सर्वर पेज बोलते हैं ASP.NEट। तो वहाँ पर तो हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर .NET, VB.NET और ASP.NEट दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट जो है वो VB.NEट को सपोर्ट करती है, और चौथी, पाँच यूनिट जो है वो ASP.NEट को सपोर्ट करती है। तो ASP.NEट को सीखने के लिए हमें C# लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कुछ लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, C# किस प्रकार की लैंग्वेज है और किस प्रकार से यूज की जाती है। तो ये आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए ये पॉइंट दिया गया है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हाट इज .NET आर्किटेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी पेपर में पूछा जाता है .NET फ्रेमवर्क समझाइए या .NEट आर्किटेक्चर समझाइए, तो आप इसी क्वेश्चन को वहाँ पर लिख के आ सकते हो। तो यहाँ पे दिया है .NEट फ्रेमवर्क के आर्किटेक्चर के बारे में। तो आपको कुछ नहीं, इस डायग्राम को आपको समझना है। तो जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप .NEट को खोलते हो, सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो, तो सॉफ्टवेयर को जैसे ओपन करो तो आपसे पूछेगा कि आप जो .NEट है, जो विजुअल स्टूडियो के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर में मिलता है, तो इस स्टूडियो में, इस .NEट फ्रेमवर्क में आप कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाहते हो। आप विजुअल बेसिक लैंग्वेज यूज करना चाहते हो, या विजुअल C++, या C# या J#। तो सबसे पहले वो आपको लैंग्वेज प्रोवाइड करेगा। आपको जो लैंग्वेज है समझ में आती है, आपको जिस लैंग्वेज पर काम करना अच्छा लगता है, आप वहाँ से सबसे पहले उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे। फिर आपको क्या होगा, आपके लैंग्वेज के आधार पर आपको CTS यानी कॉमन टाइप स्पेसिफिकेशन, वो आपको डेटा टाइप, लिटरल्स, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड, हर प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग योर लैंग्वेज। आपने C# यूज की, तो C# में कौन कौन से डेटा टाइप होती हैं, कौन कौन से लिटरल्स होते हैं, कौन कौन से टोकन्स होती हैं, वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि आपने C++ यूज की, तो C++ में कौन कौन से लिटरल्स होते हैं, कौन कौन से कॉन्स्टेंट होते हैं, वो आपको उपलब्ध कराए। यानी अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज आपको यहाँ पर उनके डाटा टाइप,
टोकन्स, उनका इन्वायरमेंट उपलब्ध कराया जाता है। उसके लिए हम CLS का यूज़ करते हैं। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन बोल सकते हो या कॉमन टाइप सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ पर आपको बोलते हैं कि आप इस लैंग्वेज का यूज़ करके बनाना क्या चाहते हो। यदि आपको वेब पेज बनाना है, वेब फॉर्म बनाने हैं, तो आप ASP.NET का यूज करोगे। आपको डेटाबेस बनाना है, XML प्रोग्राम बनाने हैं, तो आप डेटा और XML का यूज करोगे, यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आप विंडो फॉर्म यानी विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, तो आप विंडो का यूज करो। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने आ गए, यानी पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज करके आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो। अब आपको उन एप्लीकेशन को बनाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम की आवश्यकता है, कौन कौन से असेंबली की आवश्यकता है, तो वो आपको यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा। बेसिक क्लास लाइब्रेरी आपको यहाँ पर उनसे रिलेटेड प्री डिफाइंड कोडेड प्रोग्राम्स उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो यहाँ पर लगभग 2.5 से अधिक क्लास लाइब्रेरी होती हैं जो आपको प्री कोडेड प्रोग्राम उपलब्ध कराती हैं। अब आपने यहाँ पर अपना पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया। अब ये प्रोग्राम आपने जो बनाया वो किसमें बनाया, सोर्स कोड में। अब इसे किस में कन्वर्ट करना है हमें, MSIL में। तो उसके लिए यहाँ पे आएगा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का मतलब क्या है कि आपके द्वारा लिखे हुए कोड को MSIL में कन्वर्ट करना। फिर MSIL क्या करेगा, जिट कंपाइलर के माध्यम से उसे नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से आपका .NET आर्किटेक्चर कार्य करता है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको CLR के बारे में बताया था वो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि CLR होता क्या है। तो CLR की फुल फॉर्म होती है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। एक ऐसा इन्वायरमेंट रन टाइम इन्वायरमेंट होता है जो .NET फ्रेमवर्क के अंदर आपके प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को वर्चुअल मशीन के माध्यम से एग्जीक्यूट करता है और उससे रिलेटेड आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है आपके प्रोग्राम में, मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है आपके प्रोग्राम में, एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोवाइड कराता है, यानी हर प्रकार की समस्या जो आपके प्रोग्राम में आती हैं उनसे रिलेटेड फीचर्स आपको CLR प्रोवाइड करा देता है। तो CLR बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे दिया गया है कि यदि आप यहाँ पर CLR का यूज कर रहे हो तो C रन टाइम लाइब्रेरी फाइल के लिए इसका यूज किया जाएगा और BB रन टाइम फाइल के लिए जे वाली फाइल का यूज किया जाएगा। तो अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से आपको अलग अलग डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल उपलब्ध कराई जाती हैं। तो यहाँ पर जो CLR होता है वो आपके कोड को ले जाता है MSIL में कन्वर्ट करके जिट कंपाइलर के पास, और जिट कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है और उसे नेटिव भाषा में बदल देता है। फिर आते हैं यहाँ पर क्लास लाइब्रेरी क्या होती हैं। तो क्लास लाइब्रेरी मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारी क्लासों का कॉम्बिनेशन, जिसमें आपके फंक्शंस, आपके वेरिएबल्स, डेटा टाइप, इन सबको एनकैप्सुलेट करके रख दिया था। जिस क्लास की हमें आवश्यकता है तो हमें उसे बनाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, हम उसे अपने प्रोग्राम में इनहेरिट कर सकते हैं। जी आपके वर्जन दिए गए हैं 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5। कुछ आपकी असेंबली दी गई हैं जिनके माध्यम से अपने प्रोग्राम को आप आसानी से डेवलप कर सकती हो। तो असेंबली यानी आपके प्रोग्राम में कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स उपलब्ध कराना, रन टाइम के समय आपको कॉमन लैंग्वेज रन टाइम उपलब्ध कराना, आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराना कि आपकी जो फाइल है वो किस लैंग्वेज में बनी हुई, जो आपका एप्लीकेशन वो किस लैंग्वेज में बना हुआ है, तो उसके आधार पर उसे डेटा टाइप उपलब्ध कराना। ये सब काम आपका असेंबली के माध्यम से किया जाता है। फिर आते हैं यहाँ पर हम नेम स्पेस के बारे में। तो नेम स्पेस क्या होता है, जैसे अपन लोग C++ के प्रोग्राम बनाते थे तो हेडर फाइल यूज करते थे अपन लोग, तो जो फंक्शन हमें यूज करना है उससे रिलेटेड हेडर फाइल यूज किया जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पर जो असेंबली हमें यूज करनी है, जो क्लास हमें यूज करनी है, उससे रिलेटेड यहाँ पर नेम स्पेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो हमें जो क्लास यूज करनी है, जो असेंबली यूज करनी है, तो उससे रिलेटेड पहले हमें नेम स्पेस को अपने प्रोग्राम में शामिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक पॉपुलर नेम स्पेस दिया गया है system.window.form, यानी इसका मतलब सिस्टम आपकी मेन क्लास हो गई, उसके अंदर विंडो नाम की एक कैटेगरी हो गई। अब विंडो के अंदर क्या बनाना है आपको, फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म नाम की एक और कैटेगरी। तो अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर डॉट का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद दिया गया CTS कॉमन टाइप स्पेसिफिकेशन के बारे में कि हम इसको क्या बोलते हैं। तो CTS हमारा एक प्रकार का कॉमन टाइप सिस्टम होता है
जैसे मैंने बताया ना कि आप जिस लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम बनाओगे तो उसी लैंग्वेज के आधार पर उसके डेटा टाइप प्रोवाइड कराना, उसके अकॉर्डिंग टोकन्स प्रोवाइड कराना, वह काम आपका CTS करता है। तो ये भी आपका CLR के अंदर ही होता है। तो जैसे आप लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हो तो CTS आपकी लैंग्वेज के आधार पर आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। इंटरफेस बताया मैंने आपको अभी, जैसे आपके जावा में इंटरफेस होती हैं, यानी हम किस प्रकार के प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमें इंटरफेस पहले इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि .NET क्या होता है और .NET किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट मैंने आपको .NET के बारे में बताया। आप इस पूरे नोट्स को पढ़िए, जो PDF फाइल आपको प्रोवाइड की जा रही है वो उसको पढ़िए, समझिए। कहीं भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। धन्यवाद।